नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल ग्लोब अफेयर्स पे। एक न्यूज निकल के आई कि जो फ्रांस है, फ्रांस ने अपने आप को, भारत को अपना सबसे बड़ा पार्टनर बताया है। फ्रांस की जो हाल ही में प्रकाशित हुई फ्रेंच नेशनल स्ट्रेटेजिक रिव्यू लिस्ट है, उसमें फ्रांस ने भारत को अपना सबसे बड़ा की पार्टनर बताया है इंडो पैसिफिक रीजन में। अब ऐसा ही अमेरिका ने भी कुछ समय पहले, यूएस ने भी कुछ समय पहले किया था। उसने भी अपने जो उनका नेशनल स्ट्रेटेजिक रिव्यू लिस्ट है उसमें इंडिया को अपना एक बहुत ही महत्वपूर्ण एलाई मेंशन किया था, और यही काम जापान ने भी किया था। अब देखिए, बात ये है कि जापान हो, चाहे यूएस हो, चाहे फ्रांस हो, ये सारे देश भारत को अपना एलाई समझते हैं। अब कितना समझते हैं ये उन्हीं वही जाने, बट फ्रांस और जापान, इनका तो पक्का है कि ये लोग वास्तव में अपना एलाई समझते हैं भारत को, और भारत इसे डिजर्व भी करता है। यूएस के साथ थोड़ी सी कॉन्स्पिरेसी रहती है, लेकिन ठीक है, वो भी ठीक है। बट इंडिया ऐसा कोई भी नेशनल स्ट्रेटेजिक रिव्यू लिस्ट नहीं जारी करता है जिससे किसी को पता चल सके कि वास्तव में हम किसके अलाई हैं, अगर हम किसे अपने एलाई के रूप में देखते हैं, किसे अपना एलाई मानते हैं, चाहे वो रसिया हो, चाहे वो यूएस हो। बट अगर देखा जाए तो बड़े बड़े मंच पे भारत रसिया का ही साथ देता है ज्यादातर। बट इंडिया रसिया के साथ है, लेकिन यूएस के खिलाफ नहीं। दोनों चीजें यहाँ पे। चलिए देखते हैं ये न्यूज क्या है, और ये इनका जो नेशनल स्ट्रेटेजिक रिव्यू लिस्ट है वो क्या है। तो इनका नेशनल में सबसे पहले जान लेते हैं कि नेशनल स्ट्रेटेजिक रिव्यू लिस्ट होता क्या है। नेशनल स्ट्रेटेजिक रिव्यू लिस्ट होता है जो यूरोप वेस्टर्न कंट्रीज होती है, बहुत सारे देश होते हैं जो इसे प्रकाशित करते हैं। इसमें वो बताते हैं कि हम लोग अपने डिफेंस सेक्टर को लेकर, या फिर जो हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशन है उनको लेकर हम क्या क्या कदम उठाने वाले हैं, हमें क्या क्या अभी दिक्कतें हो रही है, और किन किन दिक्कतों का जो जो भविष्य में आने वाली है, और हमें उससे सामना करना है। इसके लिए वो अपना नेशनल स्ट्रेटेजिक रिव्यू लिस्ट बनाते हैं और उसे प्रकाशित करते हैं दुनिया के सामने। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये बात समझ आ गई कि नेशनल स्ट्रेटेजिक रिव्यू लिस्ट होती क्या है। चलिए देखते हैं कि फ्रांस है, इमैनुअल मैक्रोन ने इसमें किन किन चीजों का मेंशन किया है, किन किन बातों को किया है। आइए इसे देखते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो फ्रांस ने एक गोल सेट किया है कि उन्हें अपने मिलिट्री को चाहे जैसे अभी और ज्यादा बढ़ाना है, और ज्यादा सेल्फ ऑब्वियस बनाना है। बोले कि अपनी मिलिट्री को बहुत ज्यादा अच्छा और अच्छा करना है। वैसे तो फ्रांस की मिलिट्री शायद 5वीं या 6वीं सबसे पावरफुल मिलिट्री है, बट उनको अभी अपने मिलिट्री में और भी ज्यादा इंप्रूवमेंट करने होंगे, जिससे कि आने वाले भविष्य में उनको कोई प्रॉब्लम ना हो पाए अपनी देश की सुरक्षा को लेकर। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो इसमें फ्रांस ने कौन कौन सा अपना मुद्दा रखा है। तो सबसे पहले इसमें फ्रांस का कहना है कि हमें अपने जो न्यूक्लियर डेटरेंट है, जो हमारे न्यूक्लियर पावर है हमारे पास, उसे हमें मेंटेन करना होगा, और हो सके तो उसे बढ़ाना भी होगा। कारण ये है कि अभी उनका कहना है, इमैनुअल मैक्रोन का, कि हमें जो यूक्रेन वार हुआ उससे देखकर हम ये जान गए कि भले ही दुनिया कितनी भी ज्यादा स्टैंडर्डाइज हो जाए, कितनी ज्यादा ग्लोबलाइजेशन से हो जाए, लेकिन युद्ध का जो खतरा है वो हमेशा बना रहता है। और युद्ध की परिस्थिति में केवल एक ही चीज ऐसी है जो सामने वाले को आप पर युद्ध करने से रोकती है, और वो है न्यूक्लियर बॉम्ब। न्यूक्लियर के अलावा ऐसी कोई चीज नहीं है जिससे कि सामने वाला डर जाए और आप उस पर आक्रमण ना करें। अगर आपके पास न्यूक्लियर बम है तो सामने वाला देश कभी सामने से आक्रमण करने नहीं आएगा, और ये एक सच्चाई भी है। ठीक है, तो इसी चीज को इमैनुअल मैक्रोन ने मेंशन किया अपने रिपोर्ट में कि हमें अपनी जो न्यूक्लियर डेटरेंट है उसे और ज्यादा इफेक्टिव करना होगा, और ज्यादा उसे बढ़ाना होगा, और ज्यादा उसे सही करना होगा। हम बात करें अभी यूरोपियन यूनियन की कितने देशों के पास न्यूक्लियर वेपन है, तो मैं आपको बता दूं, इस समय केवल फ्रांस ही यूरोपियन यूनियन का एक ऐसा देश है जिसके पास इस समय एक्टिव न्यूक्लियर बॉम्ब्स है। इसके अलावा कोई ऐसा देश नहीं जिसके पास न्यूक्लियर बम हो यूरोपियन यूनियन में। जहां तक बात आप कहेंगे आपकी इंग्लैंड, यानी इनके पास भी है, यूनाइटेड किंगडम के पास भी अपना न्यूक्लियर बम है, तो हाँ है, लेकिन वो लोग यूरोपियन यूनियन से बाहर है। यूनाइटेड किंगडम ने 2019 में ही अपने आप को यूरोपियन यूनियन से बाहर कर लिया था। लेकिन बाकी इस समय जो यूरोपियन यूनियन जितने भी देश है उसमें न्यूक्लियर बम केवल और केवल फ्रांस के पास है, जो कि केवल फ्रांस के लिए ही नहीं, उनके पूरे यूरोप की सुरक्षा के लिए है। इसलिए वो इस पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, इस बात को मेंशन भी कर रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। फ्रांस का इमैनुअल मैक्रोन का कहना है कि हमें जो मीडिया रिलेटेड चीजें होती है, जो लोग सोशल मीडिया इस चीजों के माध्यम से मैनिपुलेशन फैलाते हैं, बाकी मिलिट्री को छोड़कर और तरीकों से जो हमारे ऊपर कोई कोई हमला होता है, जैसे पेंडेमिक हो गया, आपका रिसोर्स फेडरेशन हो गया,
क्लाइमेट चेंज हो गया, मतलब हमें इन सभी से भी निपटना होगा, उन्होंने इसका भी जिक्र किया है। जैसे अगर बात करें इन मिस इन्फॉर्मेशन मैनिपुलेशन, तो उसमें जैसे कि चाइना को उन्होंने मेंशन किया कि जैसे चाइना अपनी इकोनॉमी बताता है कि वो 10 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, बट यूएस के कुछ यूनिवर्सिटीज का ऐसा मानना है कि उनकी वो बस झूठ इसी तरह बोलते हैं, उनकी इकोनॉमी वास्तव में 10 ट्रिलियन की ही नहीं, जितना वो बताते हैं उसी हिसाब से तो उनकी जो इकोनॉमी है जितना वो बताते हैं उसकी केवल 50 to 60% ही है, बाकी तो वो बस इसी तरह अपना मैनिपुलेशन फैलाने के लिए बताते हैं। ये बात कितनी सच है कितनी झूठ, अब वो तो वो चाइना वाले ही जानते हैं। अब इसे ना यूएस जानता है, ना फ्रांस जानता है, ना इंडिया जानता है, और ना शायद आने वाले भविष्य में जान भी पाए, क्योंकि जो उनकी आपसी मतलब है भाई, वो उनकी उनका देश है, उनका जो जीडीपी है, उनका जो चीजें हैं, उनकी जो इकोनॉमिक्स है, वो तो वही जान सकता है। जब तक वो रिवील नहीं करेंगे तब तो कैसे पता चलेगा। बाकी उनका इसी पर फोकस रहा कि केवल हमें मिलिट्री पर नहीं और नॉन मिलिट्री चीजों पर ध्यान देना होगा, जिससे कि हमारे देश की सिक्योरिटी चैलेंजेस को दिक्कत होती है। इसमें सबसे बड़ी चीज थी पैंडेमिक, जो कि कोरोना वायरस जैसे आई थी। नेक्स्ट है फ्रेंच वार टाइम। फ्रेंच वार टाइम क्या है? फ्रेंच वार टाइम में उन्होंने मेंशन किया कि हमें अपनी इकोनॉमी को वार टाइम इकोनॉमी बनाना होगा। आप बता दें आपको वार टाइम इकोनॉमी किसे कहते हैं? तो वार टाइम इकोनॉमी हम लोग उसे कहते हैं कि वार यानी युद्ध के समय जो कंट्री इकोनॉमी होती है वो गिर जाती है। युद्ध के समय कंट्री इकोनॉमी गिर जाती है, और हमें दूसरे दुनिया पर निर्भर भी रहना पड़ता है उस समय। तो उन्होंने कहा कि हमें अपनी इकोनॉमी को ऐसे डेवलप करना होगा कि युद्ध के समय में हमें किसी के ऊपर निर्भर ना रहना पड़े, ग्लोबलाइजेशन से जियो, मतलब युद्ध के समय, उस समय भी हम अपने आप को स्टेबलाइज कर सके, अपने आप को चला सके, चाहे हम पूरी दुनिया से युद्ध क्यों ना कर रहे हो। उसे कहते हैं वार टाइम इकोनॉमी। तो इसके लिए उन्होंने और ज्यादा अपने देश में इन्वेस्टमेंट करी है, और ज्यादा इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने वाले हैं, और उनके जो देश के खुद के मिलिट्री इक्विपमेंट जो प्रोड्यूसर है उनको उनकी संख्या को बढ़ाने जा रहे हैं, और जो ऑलरेडी उनके मिलिट्री इक्विपमेंट्स बनाने वाली कंपनीज उनको और बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे कि वो जो कम से कम जो मिलिट्री इक्विपमेंट वाली सेक्टर है, जो मिलिट्री वाली सेक्टर है, उसमें आत्मनिर्भर हो जाए। आत्मनिर्भर जैसे भारत अभी कोशिश कर रहा है आत्मनिर्भर बनने की, तो ये बहुत बड़ी पहल है। और इंडिया ही केवल नहीं, यूरोप बहुत सारी कंट्रीज है जो अपने आप को अब आत्मनिर्भर बनाने जा रही है, क्योंकि सभी लोग जानते हैं कि दूसरे देशों के ऊपर निर्भरता बहुत ज्यादा हद तक ठीक नहीं है, इसलिए हमको अपने आप पर निर्भर रहना चाहिए। तो इसके लिए जो इनेबल मैक्रो ने वो अपने ये जो रिव्यू लिस्ट आई है उसमें उन्होंने इस बात को मेंशन किया है कि हम अपनी इकोनॉमी को वार टाइम इकोनॉमी बदलेंगे। इसके लिए शुरुआत उन्होंने कर दी। उन्होंने अपनी डिफेंस बजट में 3 बिलियन 2023 में वो लोग बढ़ाने वाले हैं। वो अपनी डिफेंस बजट में 3 बिलियन बढ़ाने वाले हैं, जिससे वो अपने आप को वॉर इकोनॉमी बना सके। वॉर इकोनॉमी मतलब अगर हम किसी देश से युद्ध भी लड़ रहे हो तो उस समय भी बहुत ज्यादा हमारे ऊपर प्रभाव ना पड़े, न मिलिट्री प्रभाव न इकोनॉमिक प्रभाव। अगर हम बात करें कि कौन सा देश कितना मिलिट्री एक्सपेंडिचर करता है, तो उसमें सबसे ऊपर आता है यूनाइटेड स्टेट, जो कि 801 बिलियन डॉलर का एक्सपेंडिचर करता है। उसके बाद आता है चाइना जो 293 बिलियन डॉलर का एक्सपेंडिचर करता है। उसके बाद आता है इंडिया जो कि 76.6 बिलियन डॉलर का एक्सपेंडिचर करता है अपने मिलिट्री इक्विपमेंट्स के ऊपर। उसके ऊपर है यूनाइटेड यूके, उसके नीचे है रसिया, उसके नीचे है फ्रांस। फ्रांस का जो रैंक है मिलिट्री एक्सपेंडिचर में वो है 6, बट जैसे प्लान बनाया गया है, जैसे उनके रिव्यू लिस्ट में वॉर इकोनॉमी का जिक्र है, उस हिसाब से फ्रांस जल्द ही आने वाले 2-3 सालों में नंबर 6 से नंबर 4 पे आ जाएगा, यूनाइटेड किंगडम को बाईपास करके। जहां तक बात इंडिया को बाईपास करने का, तो वो पॉसिबल नहीं है, बिकॉज इंडिया भी अपने आप, क्योंकि देखिए इंडिया अपने जो जीडीपी का 2.4% कंट्रीब्यूट करता है अपने मिलिट्री में। लेकिन इंडिया की जो इकोनॉमी है वो हाईएस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज में एक है। जैसे कि हमारी इकोनॉमी बढ़ती है, हमारे मिलिट्री एक्सपेंडिचर अपने आप बढ़ जाते हैं। हमें एक्स्ट्रा बढ़ाने की, मतलब बहुत ज्यादा अनाउंस करने की जरूरत नहीं होती कि हम लोग अब 2.4 की जगह अपने एक्सपेंडिचर को और ज्यादा करने जा रहे हैं, बिकॉज ऑफ दैट कि हमारी इकोनॉमी जब बहुत ज्यादा ग्रोइंग इकोनॉमी, इसलिए हमें कोई दिक्कत नहीं होती। हम लोग 2.4% मेंटेन रख के भी अपनी इकोनॉमी को हर साल बढ़ाते रहते हैं, 2-3 बिलियन 4 बिलियन 5 बिलियन जैसा भी हो जाए, और स्पेशल कंडीशन में थोड़ा और बढ़ा देते हैं। बात करें यूके की, तो यूके नहीं बढ़ा पाएगा, क्योंकि अभी फिलहाल में यूके की जैसी फाइनेंशियल कंडीशन, इकोनॉमिक कंडीशन, वो सभी लोग कोई भी किसी से भी वो उनकी जो कंडीशन वो छुपी नहीं है, इसलिए यूके का सवाल ही नहीं पैदा होता है वो अपने आप को बढ़ा सके फिलहाल में 2-3 सालों तक। हाँ, बाकी फ्रांस ऐसा करने वाला है, क्योंकि फ्रांस की हालत अभी उतनी भी बेकार नहीं हुई है।
और नेक्स्ट अब आते हैं, बात करते हैं चाइना पे। तो बात चाइना पे हो रही है, तो इमैनुअल मैक्रोन, ये फ्रांस के राष्ट्रपति, यही यूरोप में एक ऐसे नेता है, इंडिया, यहाँ पे ये इंडिया से भी ज्यादा चाइना के खिलाफ रहते हैं, चाइना के बारे में खुल के बोलते हैं। भले इंडिया चाइना के खिलाफ होता है, लेकिन उतना खुल के नहीं बोलता। लेकिन जो ये इमैनुअल मैक्रोन है, ये साफ तौर पे बड़े बड़े मंचों पे खड़े होकर चाइना के खिलाफ बोलते हैं। इनका कहना है, भी इन्होंने हाल ही में एक मीटिंग में, एक यूरोपियन यूनियन मीटिंग, तो उसमें उन्होंने कहा कि हम लोग जब तक हैं यहाँ पे, तब तक, जब तक फ्रांस है तब तक हम लोग चाइना को यूरोप में एंट्री करने नहीं देंगे। जो चाइना है उसको यूरोप में अपने जो जो भी अपने पकड़ बनाने का मौका नहीं देंगे। बिकॉज ऑफ दैट, कि पूरी दुनिया वाकिफ है कि चाइना कैसे पकड़ बनाने से स्टार्ट करता है और फिर कर्ज की जाल में फंसा के उस पूरे कंट्री को ही एक बार करने में लग जाता है। और इंडिविजुअल अप्रत्यक्ष रूप से, माने तो हम अप्रत्यक्ष रूप से उसे अपना गुलाम भी बना लेता है। अगर हम देखें, पाकिस्तान को देख ले, चाइना सॉरी श्रीलंका को देख ले, उनके एसेट पे अपना कब्जा जमा लेता है। बाकी इन सभी चीजों पूरी दुनिया वाकिफ है। और यूरोप की कंट्री है, बड़ी इतनी बड़ी कंट्री है, वो इन सभी बातों को बहुत ही भली भांति समझते हैं। और वो भी जानते हैं कि चाइना कैसे अपना नॉन मिलिट्री एक्टिविटीज से, जो नॉन रेगुलेटरी जो ठीक नहीं है, वो भी करता रहता है। इसलिए उन्होंने कहा कि जब तक हम लोग यहाँ पे हैं, यूरोप में नहीं एंट्री हो पाएगी चाइना की, और जो करने की कोशिश करेगा उससे भी हम नाकाम करेंगे। और इसी मामले में उन्होंने पहला कदम उठा लिया है। जैसे कि अभी कुछ समय पहले यूरोप में बहुत सारी वारी थी, चाइना बहुत सारी जगहों पर अपना एसेट खरीद रहा था, मैनेजमेंट कर रहा था, बहुत सारी कंपनियों को भी खरीदा है। इसी कड़ी में भी जर्मनी, जब से फिर फ्रांस जब एक्टिव हुआ, तो जर्मनी उसी समय एक, जर्मनी की एक चिप कंपनी है जिससे कि वो खरीदने, जिससे चाइना खरीदने जा रहा था। आ, बहुत ही ज्यादा फायदे का डील था जर्मनी के लिए ये, क्योंकि बहुत ही एक ऐसी कंपनी को चाइना खरीद रहा था, उसका बहुत ज्यादा पैसा दे रहा था उसके औकात के हिसाब से। मतलब जर्मन जिस जो कंपनी की वैल्यू, उसे बहुत ज्यादा पैसा चाइना दे रहा था। लेकिन डील आखिर तक पहुंच गई थी, लेकिन फ्रांस ने इस पर इंटरमीडिएट किया। जब फ्रांस ने इस पर नाराजगी जताई, तो जर्मनी को ये डील कैंसिल करनी पड़ी। लोग हैं जो भी पूरी दुनिया में, लेकिन यूरोप में लोग हैं जो इमैनुअल मैक्रोन को इस रूप में देखते हैं कि जब तक वो है तब तक चाइना की दाल नहीं गलने वाली है यूरोप में। अब बात कर लेते हैं इंडो पैसिफिक रीजन पे। तो उन्होंने अपने रिव्यू लिस्ट में भी मेंशन किया है कि इंडो पैसिफिक रीजन में इंडिया इंडिया हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी है, इंडिया हमारा पहला स्टडी पार्टनर है। उसके बाद हम लोग इंडोनेशिया, हमारा सिंगापुर और ऑस्ट्रेलिया और जापान, ये इतने देश है। हम इन सभी लोगों के साथ मिलकर जो इधर अशांति फैली हुई है, या फिर चाइना जो अपना डोमिनेंस करना चाहता है, उसे हम लोग रोकेंगे। और बात करें, अभी इंडिया फ्रांस के साथ लगातार मिलकर युद्धाभ्यास करते रहते हैं। इसमें हाल ही में रियूनियन जो द्वीप है फ्रांस का, उसमें जो कि आपका मेडागास्कर के पास है रियूनियन द्वीप, वहां पे भी अभी हाल ही में भारत और फ्रांस ने मिलकर अपना नेवल एक्सरसाइज किया है। बाकी इंडिया और फ्रांस की इसी तरह बहुत सारी चीजों के बारे में चर्चा हुई, और इस बारे में चर्चा हुई कि अगले 5 सालों में 2030 तक कैसे फ्रांस अपनी इकोनॉमी को वार इकोनॉमी में बदल देगा। इन सब बातों की उसमें चर्चा हुई है। चलिए ठीक है, तो उम्मीद है आपको आज की जानकारी पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और चैनल पर नया, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए।